तो आइए आज के नए टॉपिक से शुरू करते हैं। वो है लैपटॉप। लैपटॉप कैसे खरीदें, कौन सा खरीदें, कितने रुपए का खरीदें, क्या क्या चीज़ें उसमें देखें, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की, कहीं और स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सीधे दुकान पे जाएंगे और बेहतरीन फर्स्ट क्लास लैपटॉप आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले पाएंगे। तो लैपटॉप खरीदने जाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको घर से डिसाइड करके जाना पड़ेंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ है प्रोसेसर, कि आपको कौन से प्रोसेसर वाला लैपटॉप खरीदना है। अब प्रोसेसर कितने प्रकार के आते हैं, तो मैं वो मेन कवर कर रहा हूँ जो चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। ज़्यादा ज्ञान से आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा। मेन 3 तरीके के प्रोसेसर आते हैं। एक जिसको बोलते हैं i3, दूसरा जिसको बोलते हैं i5 और तीसरा जिसको बोलते हैं i7। i3 प्रोसेसर किन के लिए है? i3 प्रोसेसर उन लोगों के लिए जिनको नॉर्मल घर का काम करना है, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, नॉर्मल फोटोग्राफ्स देखने हैं, फोटोग्राफ्स की थोड़ी बहुत फोटोशॉप एडिटिंग करनी है, वीडियोस देखने हैं यूट्यूब पर। तो इन सारे कामों के लिए, इनफैक्ट जो बच्चे नॉर्मल प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, जो नॉर्मल डे टू डे जो उनका प्रोग्रामिंग टास्क है वो करना चाहते हैं, तो इन सारे लोगों के लिए i3 प्रोसेसर बना हुआ है। आराम से काम करेगा, बेहतरीन काम करेगा, इससे ऊपर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरे नंबर पे जो प्रोसेसर आता है वो आता है i5। i5 यदि आप ये नॉर्मल जो काम बताए, इनके अलावा आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, जैसे आप वीडियो बना के वीडियो की एडिटिंग करना चाहते हैं, उसमें ग्राफिक्स डालना चाहते हैं, ग्राफिक्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं, ऑडियो के ऊपर काम करना चाहते हैं, जैसे आपने सॉन्ग रिकॉर्ड किया और सॉन्ग को रिकॉर्ड करने के बाद उसको आपको एडिट करना है, उसमें इफेक्ट्स डालने हैं। तो यदि आपका इस तरीके का काम है, आप समझ रहे हैं ना, बेसिक काम से हटके यदि आपका थोड़ा सा जिसमें ज़्यादा प्रोसेसर की एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है, वीडियो का हो या ऑडियो का हो, या फिर आप नॉर्मल गेमिंग करना चाहते हैं कंप्यूटर पे, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको i5 प्रोसेसर पे जाना पड़ेगा। i3 हो गया, i5 हो गया। तो अब तीसरे प्रोसेसर की बात करते हैं। तीसरा प्रोसेसर है i7 प्रोसेसर। अब i7 प्रोसेसर जो है वो i3 और i5 दोनों से एडवांस्ड है। इनफैक्ट नॉर्मल वर्क के लिए जो टॉप मोस्ट रेंज का प्रोसेसर आता है वो i7 आता है। अब i7 प्रोसेसर किन लोगों के लिए है? जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग कर रहे हैं i5 में, वो अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, अमेच्योर लेवल पे कर रहे हैं। अब यदि यही लोग यही वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग प्रोफेशनल लेवल पे करना चाहते हैं, तो उनको i7 की रेंज में जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली i7 सबसे महंगा प्रोसेसर है, i3 सबसे सस्ता प्रोसेसर है और i5 जो है वो बीच की रेंज का प्रोसेसर। यदि आप प्रोफेशनल लेवल पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, यदि आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग नहीं कर रहे हैं, प्रोफेशनल वीडियो ऑडियो एडिटिंग नहीं कर रहे हैं, प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपको i7 में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। आपको i5 सारे काम करके देगा। उसमें क्या और कॉन्फ़िगरेशन लेना है वो मैं बता दूंगा, जिससे कि आपका i5 परफेक्ट काम करे। तो i7 किसके लिए है? i7 है प्रोफेशनल्स के लिए। i5 किसके लिए है? किसके लिए है? जो एमेच्योर्स हैं, जो घर में बैठ के ऑडियो और वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं या और दूसरी इसी के समान एक्टिविटी करते हैं जिनमें प्रोसेसिंग पावर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। i3 किसके लिए है? i3 बिल्कुल घरेलू लोगों के लिए है, या जो नॉर्मल ऑफिस वर्क वाले लोग हैं उनके लिए है, जिनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेस, एक्सेल, PDF, थोड़ी बहुत फोटोशॉप, ठीक है, इन सब चीज़ों में जिनको काम करना है उनके लिए i3 एकदम सफिशिएंट है, उनको i5 में भी जाने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी चीज आती है, वो है डिस्प्ले। डिस्प्ले में पहली चीज आपको ये देखनी है कि डिस्प्ले साइज आपको क्या लेना है। अब इसमें 3 तरीके के डिस्प्ले आते हैं। जो 13 इंच के आसपास वाले डिस्प्लेज हैं वो स्मॉल साइज के डिस्प्ले हो गए। जो 14 इंच के आसपास वाले डिस्प्ले हैं, 0.12 इंच इधर उधर अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, वो मीडियम साइज के डिस्प्ले हो गए। और जो 15 इंच के आसपास वाले डिस्प्ले हैं वो लार्ज साइज के डिस्प्ले हो गए।
एडवांटेज क्या है, यदि आप सबसे छोटे साइज वाला डिस्प्ले लेंगे 13 इंच वाला, तो आपको छोटा लैपटॉप रहेगा, इजी टू कैरी रहेगा। यदि आप बड़े साइज वाला डिस्प्ले लेंगे तो आपका बड़ा लैपटॉप रहेगा, थोड़ा सा हैवी रहेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट टू कैरी होगा। और जो 14 इंच वाला है वो इन दोनों के इन बिटवीन है। अब डिस्प्ले से जुड़ी एक और चीज होती है कि जब आप छोटा डिस्प्ले लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो कीबोर्ड रहता है वो भी छोटा हो जाता है। और स्पेशली उन लोगों को जिनकी उंगलियां बड़ी हैं, जिनके हाथ बड़े हैं, उनको छोटे कीबोर्ड में काम करने में बहुत दिक्कत आती है, वो उसमें एडजस्ट ही नहीं कर पाते। तो आप ये जरूर देख लें कि आपकी उंगलियों के हिसाब से जो कीबोर्ड दिया हुआ है। आजकल कई कंपनियां ऐसा भी करती हैं कि छोटे डिस्प्ले साइज में भी कीबोर्ड इस तरीके का देती हैं कि उसकी कीज छोटी ना हो, भले ही जैसे न्यूमेरिकल कीपैड है उसको नीचे ले लेती हैं या कहीं और एडजस्ट कर लेती हैं, जिससे कि आपकी टाइपिंग कंफर्टेबल हो। तो आप यदि छोटे साइज के डिस्प्ले पे जाना चाहते हैं तो इस चीज को गांठ बांध के जाइए कि जो आपको कीबोर्ड दिया हुआ है उसको सिर्फ देखना नहीं है, उस पर उंगलियां चला के देखनी है कि आपकी उंगलियां ठीक से जम रही हैं या नहीं जम रही हैं। तो यदि आपको एकदम कंफर्टेबल टाइपिंग चाहिए जिसमें सारा एकदम फुल कीपैड हो, तो आप सबसे बड़ा वाला लार्ज साइज का लैपटॉप लीजिए, 15.6 इंच का जो आता है, उसमें बेहतरीन आपका कीबोर्ड का सब कुछ लेआउट रहता है। यदि नहीं तो आप 14 इंच वाला ले लीजिए, उसमें भी जो कीबोर्ड है वो रीजनेबली बढ़िया रहता है। 13 इंच वाले में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने आपको बना दिए। दूसरी चीज आती है कि डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है। डिस्प्ले की क्वालिटी आपको कोई भी स्पेसिफिकेशन देख के समझ में नहीं आएगी। डिस्प्ले की क्वालिटी आपको फिजिकली देखना है जाके। कोई कुछ भी क्लेम करे, आपको डिस्प्ले को फिजिकली देखना है कि डिस्प्ले फिजिकली देखने में कैसा लग रहा है, अननेसेसरी उसमें ग्लेयर तो नहीं है। ठीक है, जैसे मैकबुक है, मैकबुक का डिस्प्ले कहा जाता है कि सबसे अच्छा है क्योंकि वो उसको रेटिना डिस्प्ले बोलते हैं। तो इसी प्रकार से जो बाकी कंपनियां भी हैं, चाहे डेल हो, चाहे लेनोवो हो, और भी जो दुनिया भर की सारी कंपनियां, वो सब अपने अपने डिस्प्लेस को उन्होंने कुछ कुछ नाम दे रखा है। पर आपको जाके डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टीज हैं वो फिजिकली देखना है कि कैसे दिख रहा है, स्पेसिफिकेशंस पे नहीं जाना है। डिस्प्ले हो गया, आपका प्रोसेसर हो गया। अब तीसरी चीज आती है आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए, जब प्रोसेसर प्रोसेसिंग कर रहा होता है तो एक टेम्परेरी स्लेट बनाता है, उसमें वो कुछ लिखता है, कैलकुलेशन की, फिर मिटा दिया, फिर कुछ लिखा, फिर कैलकुलेशन की, फिर मिटा दिया। तो ये जो टेम्परेरी स्लेट होती है इसका नाम रहता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आजकल जो है 6 GB, 8 GB, 12 GB इस तरीके की रैम आ रही हैं। नॉर्मल और मीडियम टाइप का यदि आपका उपयोग है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 8 GB रैम के लिए कम से कम जाएं, 8 GB से कम रैम के लिए ना जाएं। ये आपको क्या करेगा, 8 GB रैम आप लेंगे तो ये आपको फ्यूचर भी सिक्योर करेगा कि अगले 2, 3, 4, 5, 6 सालों तक ये 8 GB रैम आपको बेहतरीन काम देने वाली है। एक रैम के अलावा ज्यादातर लैपटॉप्स में एडिशनल स्लॉट भी दिए होते हैं। तो यदि आपको ये लगता है कि भविष्य में आपको और ज्यादा रैम की जरूरत पड़ सकती है तो आप उस लैपटॉप को खरीदिए जिसमें एडिशनल रैम का स्लॉट दिया हो, जिससे कि आप बाद में रैम को बढ़ा सकें, 8 GB से 12 GB कर सकें। तो एडिशनल स्लॉट जो है वो दूसरी चीज है रैम के विषय में देखने वाला। तो प्रोसेसर डिसाइड हो गया, i3, i5, i7 में से कौन सा लेना है। डिस्प्ले डिसाइड हो गया, स्मॉल, मीडियम, लार्ज में से कौन सा लेना है। रैम डिसाइड होगी। रैम में क्या डिसाइड हुआ, कम से कम 8 GB लेना ही लेना है। और 8 GB के साथ में यदि एडिशनल स्लॉट मिले तो सोने पे सुहागा। एक चीज है आपका कि हार्ड डिस्क ड्राइव आपको कितना चाहिए। तो हार्ड डिस्क ड्राइव 500 GB, 1 TB ये जनरली चलता है। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें 2 तरीके के डिस्क ड्राइव हो गए हैं। एक हो गया है हार्ड डिस्क ड्राइव और एक हो गया है सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD। तो पहले तो SSD आता नहीं था, पहले पुराने ज़माने के सब लैपटॉप में हार्ड डिस्क ड्राइव ही आता था और वो 250 GB, 500 GB, 1 TB ऐसे चलता था। अब आज के ज़माने में ये जो सॉलिड स्टेट ड्राइव आ गया है जिसको SSD कहते हैं, SSD बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है।
और SSD से प्रोसेसर का परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि SSD से रीड और राइट करना बड़ा फास्ट है। SSD में क्योंकि कोई भी मूविंग कंपोनेंट नहीं है, जैसे हार्ड डिस्क में तो अंदर एक डिस्क है जो घूमती है, मैग्नेटिक डिस्क जिसके ऊपर लिखा जाता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव में पूरा सब कुछ चिप्स में है, कोई मूविंग पार्ट नहीं है, तो इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, पर ये थोड़ा महंगा भी है। तो जब भी आप लैपटॉप खरीदने जाएं, मेरी सलाह आपसे ये है कि आप वो लैपटॉप खरीदें जिसमें सॉलिड स्टेट ड्राइव जरूर हो, जरूर हो। हाँ, बिना उसके, क्योंकि नहीं तो आप एक पुरानी चीज़ ले लेंगे, फ्यूचरिस्टिक चीज़ नहीं लेंगे। तो हार्ड ड्राइव के हिसाब से कितने प्रकार के कंप्यूटर आते हैं? 3 प्रकार के। एक कि जिसमें सिर्फ हार्ड डिस्क ड्राइव है, जो पुराने ज़माने की चीज़ होती थी, ये सबसे सस्ते मिलेंगे। आप जाएंगे तो शॉपकीपर आपको कहेगा लो जी 500 GB 1 TB का ले लो, इतना सस्ता मिल रहा है। आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये सस्ता क्यों, क्योंकि उसमें सॉलिड स्टेट ड्राइव नहीं है। और दूसरा आप लेने जाएंगे, वो कहेगा जी इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं है, इसमें पूरे का पूरा सॉलिड स्टेट ड्राइव है 500 GB का, तो वो काफ़ी महंगा रहेगा। और एक तीसरी वैरायटी आती है जिसको बोलते हैं हाइब्रिड। उसमें क्या होता है, उसमें सॉलिड स्टेट ड्राइव भी होता है और हार्ड डिस्क ड्राइव भी होता है। तो जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है वो करीबन 250 GB का आपको मिल जाएगा, और उसके साथ उसमें प्रोविजन रहेगा, या तो लगा होगा पहले से ही हार्ड डिस्क ड्राइव, या फिर प्रोविजन होगा कि आपको ज़रूरत पड़े तो आप लगवा लीजिए, इसमें स्लॉट उपलब्ध है। तो ये जो तीसरी वैरायटी है, यदि आप थोड़े से कॉस्ट कॉन्शियस हैं तो सबसे बेहतरीन है। क्यों बेहतरीन है? क्योंकि जो आपका C ड्राइव होता है जिसमें सारे प्रोग्राम्स होते हैं, वो बेहतरीन तरीके से उस सॉलिड स्टेट ड्राइव में जाता है। और बाकी जो ड्राइव्स हैं जो बेसिकली खाली स्टोरेज के काम आने हैं, तो उसके लिए आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाता है, और वो भी एडिशनल स्लॉट रहता है, ज़रूरत हो तो लगवाएं, ज़रूरत ना हो तो ना लगवाएं। तो ये तीसरी वैरायटी सबसे बढ़िया हो गई। तो मैं क्या रिकमेंड करूंगा? मैं रिकमेंड करूंगा जिसमें हाइब्रिड स्टोरेज हो, करीबन 250 GB का सॉलिड स्टेट ड्राइव हो, और या तो हार्ड डिस्क ऑलरेडी लगी हो 500 GB की या 1 TB की, या उसको कम से कम लगाने के लिए एक स्लॉट अवेलेबल हो कि आप जब चाहें तब उसमें एडिशनल अपना ये हार्ड डिस्क ड्राइव लगा सकते। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कई लैपटॉप हैं जो सस्ते आते हैं लेकिन उनमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता, वो डॉस के साथ में जाते हैं, फिर आप उसमें अलग से विंडोज डलवाएंगे, महंगी पड़ती है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जो है जिसमें ऑलरेडी ऑफिशियल ऑथराइज्ड विंडोज का वर्जन डला हुआ हो, लेटेस्ट, वो ही लैपटॉप खरीदें। जिसमें ऑथराइज्ड विंडोज का वर्जन लेटेस्ट डला हुआ हो, वो ही लैपटॉप आप खरीदें। अब आ जाइए एडिशनल फीचर्स के बारे में। तो एडिशनल फीचर्स में एक फीचर होता है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, जो जिसमें CD लगाते हैं हम। भाई साहब, ये पुराने ज़माने की चीज़ हो गई है। यदि आपके लैपटॉप में ये ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव नहीं है तो बिल्कुल कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। इनफैक्ट मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप उस लैपटॉप को खरीदें जिसमें ये CD ड्राइव ना हो। क्यों मैं ऐसी सलाह दे रहा हूँ? क्योंकि ये CD ड्राइव एक ऐसी चीज़ है, ये बड़े जल्दी ख़राब हो जाता है। जो लोग भी लैपटॉप यूज़ करते हैं उन सब ने देखा होगा कि 2 साल के अंदर जो है ये CD ड्राइव खराब होकर बेकार हो जाता है, फालतू पड़ा रहता है ये कंप्यूटर में। तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव आपके कंप्यूटर में ना हो तो अच्छा। अब दूसरी चीज USB पोर्ट। तो USB पोर्ट में आप ये ध्यान दीजिए कि जो लेटेस्ट USB 3.0 पोर्ट है वो आपके लैपटॉप में ज़रूर होना चाहिए। अब लैपटॉप में एक USB पोर्ट तो होता नहीं है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5 ऐसे USB पोर्ट होते हैं। तो आप ये देखिए कि कम से कम एक जो है, 1 या 2 जो है वो लेटेस्ट USB 3.0 वाला पोर्ट हो। ठीक है। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि आपके लैपटॉप में फिंगरप्रिंट स्कैनर हो तो अच्छा है, क्योंकि आजकल जितने जो एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, बार बार आप लैपटॉप खोलते हैं फिर उसमें पासवर्ड टाइप करते हैं, ये आपका टाइम वेस्ट करता है। तो आप ये देख के चलें कि आपके लैपटॉप में फिंगरप्रिंट स्कैनर, फिंगरप्रिंट रीडर जरूर हो। दूसरी चीज। अब तीसरी चीज है जिसके बारे में लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता है, बिल्कुल आइडिया नहीं होता है, और जो लैपटॉप की कॉस्ट में काफ़ी अंतर लाती है,
वो चीज होती है ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड क्या करती है? ग्राफिक्स कार्ड ये करती है कि जब प्रोसेसर ग्राफिक्स के ऊपर काम कर रहा है, वीडियो के ऊपर काम कर रहा है, तब ग्राफिक्स कार्ड उसकी प्रोसेसिंग को एनहेंस करती है, उसमें सहायता करती है, उसमें मदद करती है। तो यदि आपका कोई भी काम ऐसा है जिसमें आप वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं, वीडियो रेंडरिंग करने वाले हैं, या आप और कोई ऐसा काम करने वाले हैं जैसे गेमिंग कि जिसमें ग्राफिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप ही लें। अभी मैंने वर्ड यूज़ कर दिया डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड। ये क्यों यूज़ किया डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड? क्योंकि जो भी प्रोसेसर आते हैं उनमें एक इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड भी होती है। तो आप दुकानदार से कहेंगे साहब मुझे ग्राफिक्स कार्ड वाला दीजिए, तो वो कहेगा हाँ हाँ इसमें है। तो आप उसकी बातों मत आइए, आप उससे पूछिए कि भैया ये जो तू है बोल रहे हो, ये इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है या डेडिकेटेड है? तो वो कहेगा नहीं जी ये तो इंटीग्रेटेड है। कहना नहीं, इंटीग्रेटेड की बात मत करो, वो तो है, वो तो सब में रहती है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड हर प्रोसेसर में होती है, उसकी चिंता मत करो। आप कहना मुझे डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड चाहिए। अब किस कंपनी की आती है? तो एनवीडिया की जो ग्राफिक्स कार्ड है वो सबसे बेहतरीन आती है। 2 GB की आती है, 4 GB की आती है। तो नॉर्मल यदि आपका उपयोग है तो आप i5 वाला प्रोसेसर लीजिए और उसके साथ में 2 GB की एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड लीजिए। उसका भी लेटेस्ट वर्जन लीजिए। ग्राफिक्स कार्ड में भी हर साल नया वर्जन आता है, ठीक है। तो आप जो है एनवीडिया का 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड लीजिए, उसका लेटेस्ट वर्जन लीजिए। और अच्छे में जाना चाहते हैं तो एनवीडिया का 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड ले लीजिए, और भी बढ़िया है, आपको लॉन्ग लाइफ देगा, बढ़िया काम करेगा। तो यदि आपका थोड़ा सा हैवी वीडियो एडिटिंग, वीडियो रेंडरिंग का हैवी काम है, तो आप बजाय i7 प्रोसेसर में जाने के i5 प्रोसेसर में जाइए और उसके साथ में 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड ले लीजिए, तो आपका बेहतरीन काम हो जाएगा। अब ये जो प्रोसेसर है इनके बारे में एक चीज और आपको बता दूं इसके पहले कि मैं मिस करूं। ये जो मैंने बताया i3, i5, i7, ये कोई एक प्रोसेसर का नाम नहीं है, ये प्रोसेसर की सीरीज का नाम है। अब ये इस सीरीज में हर साल नया प्रोसेसर निकलता है। जैसे जो 3 साल पुराना i3 प्रोसेसर है और जो आज का i3 प्रोसेसर है, ये सेम नहीं है, इनमें बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो जो हर साल नया प्रोसेसर कंपनी निकाल रही है उसको कहते हैं जनरेशन। तो आपको जो प्रोसेसर लेना है i3, i5, i7 आपने डिसाइड कर लिया। अब दूसरी चीज आपको डिसाइड करने को बताता हूं, जनरेशन। तो किस जनरेशन का प्रोसेसर लेना है? बिल्कुल सिंपल है, लेटेस्ट जनरेशन का ही लीजिए। कई बार क्या होता है, दुकानदार आपको दिखाएगा कि साहब ये लो मैं आपको i5 दे रहा हूं और 5,000 रुपये सस्ता दे रहा हूं। आप सोचेंगे, बड़े खुश हो जाएंगे, यार i5 प्रोसेसर मिल रहा है, देखो बाकी से तो ये 5,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। पर वो सस्ता क्यों मिल रहा है? कि वो आपको टिका रहा है जो पिछले साल वाला या पिछले साल वाला लास्ट जनरेशन का प्रोसेसर है i5, वो दे रहा है, नाम i5 ही है। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें कि प्रोसेसर जो है वो आपको लेटेस्ट जनरेशन का ही लेना है। थोड़े पैसे बचाने के लिए पिछली जनरेशन का नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि जिस प्रकार से कंप्यूटर साइंस में एडवांसमेंट हो रहे हैं, हर साल बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट हो रहा है। और जो आप लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर लेंगे, ये आपको आने वाले 4, 5, 6 साल के लिए बेहतरीन लॉन्ग लाइफ देगा। और वो यदि आप जस्ट पिछली साल का प्रोसेसर लेंगे तो हो सकता है आपको लाइफ ना दे पाए। तो अब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, इतनी ही बात के लिए मैं समराइज कर देता हूं कि जब आप लैपटॉप खरीदने जाएं तो एज ए समरी आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1, प्रोसेसर आप घर से डिसाइड करके जाइए, i3, i5 या i7। नंबर 2, जनरेशन मैंने आपको बता दिया, सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट जनरेशन वाला। जैसे अभी 8th या 9th जनरेशन चल रही है, तो जो लेटेस्ट जनरेशन वाला है वो ही प्रोसेसर लेना है। प्रोसेसर आपने डिसाइड कर लिया, जनरेशन आपने डिसाइड कर ली। तीसरी चीज आपको डिसाइड करना है डिस्प्ले का साइज। डिस्प्ले का साइज आप शॉप पे जाके चेक कर लीजिए, जो साइज आपको कंफर्टेबल लग रहा हो वो साइज आप ले लीजिए। किंतु डिस्प्ले के साइज के साथ में आप कीबोर्ड का साइज उंगलियां चला के अवश्य देखें कि आपको उंगलियां चलाने में एकदम बिल्कुल आराम, क्योंकि आपको काफी देर टाइप करना है उस पर बैठ के।
तो आपकी उंगलियां इजीली चलती हों वो डिस्प्ले का साइज लें। उसके बाद मैंने आपको बता दिया रैम। बहुत ज़्यादा इसकी टेक्निकल डिटेल्स में जाने के बजाय एक लाइन में आपको मैंने समझा दिया है कि कम से कम 8 GB का रैम लेना है। उससे कम रैम वाला कंप्यूटर हो आप मत लीजिए। और उसके साथ में यदि एक एक्स्ट्रा स्लॉट मिले भविष्य में रैम बढ़ाने के लिए तो और भी अच्छा। चौथी चीज मैंने आपको बता दी ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। हर प्रोसेसर के साथ में एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड आता है, किंतु यदि आपको वीडियो या ऑडियो एडिटिंग या गेमिंग थोड़े से एडवांस लेवल पे करनी है तो वो जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है उसमें काम नहीं चलता है। आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड वाला कंप्यूटर ही लेना पड़ेगा। और ये देखिए, यदि आपने आज बिना डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड वाला ले लिया और आप सोचोगे नहीं मैं कल उसमें लगवा लूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। उसमें कल को नहीं लगती है, तो आज ही आपको लेना पड़ेगा अलॉन्ग विद डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड वाला, क्योंकि जो प्रोसेसर हैं वो थोड़े अलग अलग रहते हैं, इंटीग्रेटेड वाले अलग और डेडिकेटेड वाले अलग। तो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड आप अभी से ले लीजिए 2 GB का या 4 GB का, ठीक है, जो आपको बेहतरीन लगे प्राइस के हिसाब से आप विद ए डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड वाला कंप्यूटर ले लीजिए। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव आपको ज़रूर लेना है, या तो पूरा का पूरा सॉलिड स्टेट ड्राइव हो या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव विद ए स्लॉट फॉर ऑप्शनल हार्ड डिस्क ड्राइव। कंप्लीट सॉलिड स्टेट ड्राइव भी हो जिसमें, तो उसमें भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आजकल तो हार्ड डिस्क ड्राइव USB वाली आती हैं। यदि आपको बहुत ज़्यादा रेगुलरली स्टोरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यदि आपको खाली बैकअप ही लेना है, तो फिर आप एक एडिशनल अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव रखिए और उससे थ्रू USB आप बैकअप लेते रहिए। इससे वेट भी कम हो जाता है और आपकी आवश्यकता भी पूरी हो जाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑफिशियल विंडोज़ का जिसमें लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल्ड हो। ठीक है जी, थैंक यू, नमस्कार।